हाय, एज यू ऑल नो कि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की और जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, मैम केमिस्ट्री क्या होता है? तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, इट इज सिंपली अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करता है मैटर के साथ, है ना। मैटर क्या क्या कॉम्पोजिशन है, मैटर के साथ क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, अगर मैटर के साथ डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं तो कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज केमिस्ट्री and everything around us is chemistry, whether you trust me or not. Let me just tell you a few uses so that chapter की शुरुआत में ही हमें बहुत मज़ा आने वाला है। So let's get started. So as you can see, these are all the applications of chemistry जहाँ पे chemistry actually use होती है। तो सबसे पहला है मेडिसिन्स। सो एज यू नो बेटा, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को ट्रीट करने के लिए टैक्सोल और सिस्प्लैटिन जैसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स, कुछ केमिकल ड्रग्स यूज़ होते हैं। और इसके अलावा एड्स को ट्रीट करने के लिए AZT नाम की ड्रग है जो कि बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा चाहे एस्पिरिन हो, चाहे पेनिसिलिन हो, ये सभी मेडिसिन्स और ड्रग्स क्या हैं? केमिकल कंपाउंड्स हैं। सो यू कैन सी बहुत बड़ा यूज़ है यहाँ पे केमिस्ट्री का। अब चलते हैं खेतों की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी केमिस्ट्री यूज़ होती है। हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। वो क्या है? केमिकल कंपाउंड्स ही तो हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को मारने के लिए जो कि पूरे क्रॉप्स को खराब कर सकते हैं, वी हैव टू किल देम। सो सम इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स नीड टू बी यूज्ड। सो दिस इज अनदर यूज ऑफ केमिस्ट्री। अब चलते हैं फोरेंसिक साइंस की तरफ, जहाँ पे ब्लड या फिर बॉडी के जो डिफरेंट सैंपल्स हैं उनको यूज़ करके आप DNA आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये एक अच्छा यूज़ है। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब कुछ क्या है? किसका इस्तेमाल होता है? केमिस्ट्री का। और फिर आ जाते हैं हमारे डेली लाइफ के रूटीन में। सुबह उठ के सोप से नहाना, टूथपेस्ट से ब्रश करना, ऑल द कॉस्मेटिक्स इंक्लूडिंग योर परफ्यूम्स, क्रीम्स, पाउडर्स, एवरीथिंग इज अ केमिकल कंपाउंड। और सभी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, यानी कि जब आप किसी मेटल को ओर से बाहर निकालते हैं, उनको कहा जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, जिसमें कि आप किसका यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स इज लाइक यू कैन से इंडस्ट्रियल यूजेस, जैसे कि सीमेंट, जैसे कि पॉलीमर्स, जैसे कि पॉलीथीन। सो दीज आर some uses of chemistry and the list goes on. It never ends. These are just a few uses which you can remember and it is important for you ताकि आपको पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली हमारे आसपास हर जगह मौजूद है और बहुत काम आता है। तो चलें आगे शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो अभी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं
आगे। सो एज यू कैन सी दिस इज केमिस्ट्री, जो अभी हमने सीखा, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड अगेन अ फ्लो चार्ट, और उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किए। अभी हमें चलना है आगे और हम बात करेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। सही है कि अब मैटर क्या है ये तो हमें पता है, उसकी क्लासिफिकेशन आप उसको बांट कैसे सकते हो, ऑल्दो ये सब कुछ आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, पर आपको याद दिलाना फटाफट से मेरा काम है ना। आज का ये चैप्टर बिल्कुल फंडामेंटल है। देयर इज़ नथिंग न्यू, देयर इज़ नथिंग विच यू डोंट नो ऑलरेडी, है ना, एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी पीजी चैप्टर रहने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। सो यस, यू कैन सी हियर मैटर। अब मैटर को आप दो तरीके से ना क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन। यू कैन सी कि आप फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, यही पार्ट पूरा फिनिश कर लेते हैं, देन वी विल जंप ऑन टू द केमिकल क्लासिफिकेशन। सही है, तो देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ते थे ना बचपन में। चलो एक बार और देख लेते हैं। सॉलिड में अगर शेप की बात की जाए तो देयर इज अ डेफिनेट शेप। लिक्विड में इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। पानी है, आप अपने बॉटल में भी डाल सकते हो, टिफिन में भी डाल सकते हो, बाल्टी में भी डाल सकते हो, है ना। एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अगेन गैस एज वेल। वॉल्यूम, डेफिनेट, डेफिनेट, इनडेफिनेट, है ना। गैसेस को आप जितनी जगह दोगे उसके पार्टिकल्स उतना फैल के रहना पसंद करेंगे। सही है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स को आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। लिक्विड्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, है ना। कि आप उनको सिलेंडर में बहुत सारी गैस भर के ले जाते हो, क्या किया आपने, गैस को कॉम्प्रेस कर दिया, है ना। चलिए, फ्लूइडिटी मतलब वो बह सकता है या नहीं बह सकता, तो सॉलिड है, इट्स नॉट अ फ्लूइड। बट योर लिक्विड एंड गैस, पानी को अगर ऐसे गिरा दोगे ज़मीन पे तो वो बहता है ना, या अगर गैस का कंटेनर ओपन कर दोगे तो जो गैस है वो निकल जाएगी, बेसिकली बह जाएगी। सो इट इज़ अगेन अ फ्लूइड। देन वी हैव रिजिडिटी। तो अगर आप सॉलिड्स की बात करो तो सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, है ना। लिक्विड की अगर बात की जाए लेस रिजिड, और गैसेस नॉट रिजिड। सही है। डिफ्यूजन, स्लो, फास्ट, वेरी फास्ट, है ना, कि बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं। कौन, गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, राइट। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बचपन से पढ़ते आए हो। सॉलिड्स में मैम जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड्स में सॉलिड्स के कंपैरिजन से थोड़ा ढीले होते हैं पार्टिकल्स, है ना, ऐसे इधर उधर घूम रहे होते हैं। और गैसेस में तो बिल्कुल बिंदास, एक इधर एक इधर एक इधर, है ना, कोई मतलब नहीं है, बहुत दूर दूर, लीस्ट क्लोजली पैक्ड। सही है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अब देखो सॉलिड में अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो डेफिनेट है ना। अगर बात की जाए लिक्विड की तो उसमें थोड़ा सा वीक होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से कंपैरेटिवली दूर दूर हैं। और गैसेस में तो भाई पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर हैं, तो यानी कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सही है। तो ये यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिए फिजिकल क्लासिफिकेशन। हमने पहले देखा मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, एंड हैज सम मास ऑफ कोर्स। फिर हमने देखा कि मैम मैटर को आप क्लासिफाई कर सकते हो दो तरीक़ों से, राइट मैम, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैम हमने देख लिया कि इनमें क्या डिफरेंस है। सही है। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, पानी, सॉलिड बर्फ, लिक्विड में पानी, गैस में वाटर वेपर। बहुत इजी, बहुत सिंपल, इससे इजी तरीका ही नहीं है इसको समझने के लिए। सही है। देन वी हैव
chemical classification. Now you can say pure substances and mixtures. सही है, प्योर सब्सटेंसेस को बेटा फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं मैम? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, है ना, या सेमी मेटल्स. सही है. मेटल्स जैसे कि आयरन, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि सिल्वर. नॉन मेटल्स जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि सल्फर. सही है. देन वी हैव कंपाउंड्स. अब कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें आप कह सकते हो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं. दोज आर कंपाउंड्स. तो यार वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या ऑर्गेनिक हो सकते हैं. ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं. इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन में आपके पास क्या आता है बताइए? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक में आप ये पढ़ते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एक हमारा सेक्शन ही अलग है जिसको ऑफ कोर्स हम शुरू करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से. चलिए जी, प्योर सब्सटेंसेस समझ में आ गया. प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं. एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स हैं. कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या ऑर्गेनिक हो सकते हैं. फर्दर इनऑर्गेनिक में एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स हो सकते हैं. चलिए मिक्सचर्स पे आ जाते हैं. होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. सही है. और इसके अलावा इसमें आप एक ट्रू सोल्यूशन भी डाल सकते हो. सही है. ये सब कुछ आप ऑलरेडी 10th क्लास तक पढ़ चुके हो. इसमें मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया है और इससे ज़्यादा डिटेल में जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है. तो जल्दी से आप देख लो ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए. तो आगे हम लोग देख सकते हैं कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट. अब इससे और आगे चलते हैं जहाँ पे हमें बात करना है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेनली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. हम बिल्कुल बेटा NCERT जैसे है उसी तरीके से चल रहे हैं. इन दी एंड हम देखेंगे भी कि हमने कैसे कैसे क्या क्या डिस्कस किया है. ओके चलिए. सो हियर वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. सही है. तो यार ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिनको पता करने के लिए आपको अपने सैंपल की, आपको अपने कंपाउंड की किसी भी केमिकल चेंज होने के लिए उसको ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट. जैसे कि कलर है ना, आप उसको देख के पता कर सकते हैं, आप उसको टच करके पता कर सकते हैं. जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, वॉल्यूम है, ओपेसिटी है, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनको पता करने के लिए एज द नेम सजेस्ट कि कोई केमिकल चेंज होना बहुत ज़रूरी है ना. जैसे कि रिएक्टिविटी, है ना, जैसे कि कंबस्टिबिलिटी, जैसे कि एसिडिटी, टॉक्सिसिटी, फ्लैमेबिलिटी, है ना. दीज आर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़. सही है. आई बिलीव दिस इज़ फाइन. आप जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम और आगे चलेंगे. आई नो चैप्टर अभी बहुत सिंपल चल रहा है. हमारे नेक्स्ट लेक्चर से चीज़ें ऑफ कोर्स और ज़्यादा एस्केलेट होंगी और ज़्यादा अच्छे से हम सब कुछ करने वाले हैं. चलिए. देन वी हैव 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स. अब देखो, जो ये क्वांटिटीज़ है ना, ये बहुत ही बेसिक क्वांटिटीज़ हैं. ये 7 जो हैं ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्वांटिटीज़ हैं. किसी भी और क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए हमें इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. आई लेट यू नो हाउ. जैसे कि हमारी जो सबसे पहली बेस फिजिकल क्वांटिटी वो है लेंथ. मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड luminous intensity. These are all 7 base physical quantities. सबसे पहली बात ये है कि आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए. आपको ये
सातों के सातों याद होना चाहिए। करें एक बार फटाफट से। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। सही है, ये सब कुछ आपको याद होने चाहिए। देन उनकी सिंबल ऑफ क्वांटिटी, लेंथ को आप L से डिनोट करते हो, मास को स्मॉल m से, टाइम को स्मॉल t से, करंट को I से, टेम्परेचर को कैपिटल T से, है ना। स्मॉल t इज टाइम, कैपिटल T इज टेम्परेचर, ठीक है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, दिस इज बेसिकली मोल बेटा, ये क्या है, मोल है, सही है। इसको आप N से डिनोट करते हो। लुमिनस इंटेंसिटी को आप IV से डिनोट करते हो, सही है। देन कम्स नेम ऑफ द SI यूनिट। अब बेटा लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर है, मास की किलोग्राम्स है, टाइम की सेकेंड है, करंट इज एम्पियर, केल्विन में आप टेम्परेचर मेजर करते हो, मोल इज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, एंड कैंडेला इज फॉर लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और ये उनका सिंबल ऑफ SI यूनिट, ये आप देख सकते हो, सही है। अब देखो, अब आप बोलोगे मैम व्हाई दीज आर कॉल्ड एज बेस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि सबसे बेसिक जो क्वांटिटीज़ हैं वो ये हैं। अब सपोज मैं बात करती हूँ एक नई क्वांटिटी की, मेरे से एक बच्चे ने बोला मैम यहाँ पे डेंसिटी तो है ही नहीं, यहाँ पे डेंसिटी तो है ही नहीं। तो बच्चे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्या लेंथ क्यूब में बताते हो ना, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे आप अपनी वॉल्यूम डिफाइन करते हो। तो देखो बेसिकली आपने मास और लेंथ का यूज़ करके आपने एक नई क्वांटिटी बना दी जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी को आप इसके बिना डिराइव नहीं कर सकते थे। सो दीज आर द मोस्ट बेसिक क्वांटिटीज़, इनको पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये सभी SI सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और ये पूरा जो चार्ट है वो हमने NCERT से एज इट इज़ उठाया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सही है। इज़ इट ओके एवरीवन? एक बार देख लो भाई, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। हाँ जी, अगेन ये हमारा अगला टेबल फ्रॉम NCERT ओनली, जिस पे कि हमने डिस्कस किए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्सेस, है ना, कि कौन कौन से प्रीफिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि जहाँ पे भी 10⁻⁻24 है, इट इज़ योक्टो, 10⁻⁻21 इज जेप्टो, लाइक दैट, ठीक है। एक बार आप ये सारे रीड कीजिए, मैं आपको इसमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस जो केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट इज बच्चे फेम्टो, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 10⁻⁻15। आप याद कैसे रख सकते हो फेम्टो को? इसको समटाइम्स फर्मी भी कहा जाता है। फेम्टो को आप समटाइम्स फर्मी भी बोलते हो, सही है। 10⁻⁻15, F से 15, F से फर्मी या फेम्टो, ऐसे आप याद कर सकते हो। -12 इज पिकोमीटर, -9 इज नैनोमीटर, अगेन N से 9, N से नैनो, से 10⁻⁻9 इज नैनोमीटर। माइक्रो इज 10⁻⁻6, सेंटी और मिली ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, -3, -2, सही है, दिस यू ऑलरेडी नो। 10 is deca, 10⁻³ is kilo, we all know kilograms, right? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 10⁻3, like that, सही है। Then important one is mega, 10⁻6 and giga, although ये भी बहुत कम ही यूज़ होता है। So these are the important ones जो कि आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा पूरे टेबल को देखना, याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है समझाना, मैंने समझा दिया, सही है। चलिए
और आगे बात करते हैं, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, सही है, ताकि आप अपना आंसर सही यूनिट में दे पाओ। हमेशा, चाहे आप केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप फिज़िक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा आपको अगर अपना आंसर सही लाना है, जनरली इट हैज़ टू बी इन SI यूनिट। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, आप उनके जो यूनिट्स हैं, अगर आप हर किसी को SI यूनिट में रख दोगे, अभी हमने सीखा बेस फिजिकल क्वांटिटी में कि किस यूनिट की क्या SI यूनिट है ना, किस क्वांटिटी की क्या SI यूनिट है। तो जब आप उसको SI यूनिट में रखोगे तो जो आपका फाइनल आंसर है वो भी ऑफ कोर्स SI यूनिट्स में ही आएगा। सो यू माइट नीड सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स NCERT में, जो मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट लगे, जो फिलहाल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ टेम्परेचर के लिए। अब टेम्परेचर को आप 3 यूनिट्स में मेजर कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। C से सेल्सियस, F से फ़ारेनहाइट, K से केल्विन, सही है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स। जनरली 99.99% ऑफ द टाइम, आई वुड से मेजरली, आपको केमिस्ट्री में बेटा जो टेम्परेचर यूज़ करना है वो आपको केल्विन में यूज़ करना है, SI यूनिट में ही आपको यूज़ करना होगा, सही है, केल्विन्स में। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोला गया हो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्वेश्चन में आपको उसको केल्विन में डाल के लिखना होगा। अगर आपके फॉर्मूले में या कहीं किसी तरह टेम्परेचर की वैल्यू आपको पुट करनी है तो आप उसको केल्विन्स में डालेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर। C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू K - 273/5, सही है। अब देखो, सपोज आपको डिग्री सेल्सियस में जो है टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो यू नो ऑलरेडी दैट 25/5 है ना, 25 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है। सो यू कैन से K - 273/5। ये 5 से 5 तो वैसे ही कट गया है ना। तो यहाँ से सिर्फ अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो डिग्री सेल्सियस में आप क्या कर दोगे, +273 है ना। यहाँ पे केल्विन में कैसे आ जाएगा, 25 + 273, सही है। दिस विल मीन केल्विन, सही है। तो जो सबसे मेजर कन्वर्जन है वो डिग्री सेल्सियस से केल्विन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। सिंपली ऐड 273 इन योर डिग्री सेल्सियस, सही है। हियर इज योर आंसर, कूल। देन वी हैव वॉल्यूम। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। तो यहाँ से बच्चे आपको एक और रिलेशनशिप क्या मिल जाता है कि मैम 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के, 1 ml के। ये हमें पता चला यहाँ से। 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 ml होते हैं, 1 dm क्यूब होता है। तो चाहे आपको वॉल्यूम dm क्यूब में गिवन है या लीटर में गिवन है, इट इज़ सेम। सपोज अगर आपको वॉल्यूम गिवन है 25 dm क्यूब, लेकिन आप वॉल्यूम को लीटर्स में लोगे तो आप उसको सीधा 25 लीटर्स ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, सही है। सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन। इसके अलावा और क्या कन्वर्जन आपके काम आ सकता है। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स, राइट। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो मुझे लगता है कि ये कन्वर्जन आप बेसिक कर लेंगे। और अगर बाय एनी चांस आपको इसमें ना कोई डाउट है, कोई परेशानी है,
तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा ना 1.5 से 2 घंटा लगेगा। जो नॉर्मल कन्वर्जन आप अपनी 7th 8th 6th 5th इन सब में करते थी ना, क्वेश्चंस उठा के कर लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमें अपने बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे आप फंस जाओगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, फंस जाओगे। नथिंग टू शेम अबाउट, just go to home and search for the book, search for the conversion questions and do like 40 or 50 questions and you will be done for your life। उसके बाद आपको दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है, चलिए जी। अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नीट में अगर हमारे पहले सेक्शन से जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हमने हमारा चैप्टर अभी शुरू किया है तो। लेकिन अगर बात की जाए नीट के क्वेश्चंस के बारे में, अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो वो देखा गया है सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स के सेक्शन से, इसके अलावा कहीं और से नहीं। फर्स्ट सेक्शन की बात कर रही हूँ, जितना अभी तक हमने इससे पहले डिस्कस किया है। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले सिग्निफिकेंट। अब देखो, सिग्निफिकेंट वर्ड का ही मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, है ना, कि इफ़ आई से दैट सम इवेंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब वो इवेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं किसके लिए, हमारे इंजीनियर्स के लिए या साइंटिस्ट के लिए। मैम उनके लिए फिगर्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि अगर वो किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करना चाहते हैं, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, तो उनके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा प्रिसीजन आपको दे सकता है ना, जो सबसे ज़्यादा वेयर वाज दैट प्रिसीजन आपको दे सकता है, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर। सही है। अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए वी हैव सर्टेन रूल्स। ठीक है, वी हैव सर्टेन रूल्स किसको बताने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताने के लिए। और वो रूल्स बहुत ईजी हैं, आपको बस करना क्या है, गिनना है। यू जस्ट हैव टू काउंट एंड यू विल बी डन विद योर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं। सही है, चलो पहला रूल, कोई भी अगर नंबर है उसमें जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, कैसे डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो नहीं है, वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। सपोज़ अगर मैंने एक नंबर लिखा, चलो येलो कलर यूज़ कर लेते हैं। सपोज इफ आई राइट अ नंबर 5279, इसमें एक भी नंबर ज़ीरो नहीं है, तो अगर मैं इसमें काउंट करूँ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो मैम 4 हैं, 1 2 3 4 है, 4 हैं। सही है। अगर यहाँ पे डेसिमल भी हो जाता, सपोज ये 52.79 होता, तब भी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही रहते। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं जो ज़ीरो नहीं हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, पहला रूल। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, बहुत ही ईजी था, हद ईजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल। अब जो बेसिक मुद्दा आता है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इट इज़ रिलेटेड टू ज़ीरोस, है ना। जो मैम ज़ीरो नहीं है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर इम्पॉर्टेंट। जो सारा पंगा क्रिएट होता है वो ज़ीरो के वजह से होता है, कि ज़ीरो की पोजीशन यहाँ है तो वो सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमें वो देखना है अभी। ठीक है जी, ज़ीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब अगर ज़ीरो किन्हीं दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में बैठा है, जैसे कि अगर मैंने लिखा 509, सही है। अब जो ये ज़ीरो है ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, तो यानी कि ये
इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितने बोलूँगी? 3 बोलूँगी। सही है, क्लियर है। आगे चलते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें भी कोई डाउट होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल यहाँ पे भी अगर डेसिमल आ जाता, से इट इज 5.09, तब भी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही रहते। अगेन वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। सही है, चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी, सेकेंड वाला भी हमने डिस्कस किया, चलो थर्ड वाला इंपॉर्टेंट वन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। अब देखो यार, जो ज़ीरो इम्पॉर्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलिंग ज़ीरो। ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो एंड में आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड में आ रहे हो, डेसिमल के बाद आ रहे हैं, ठीक है। और ट्रेलिंग ज़ीरो और फाइनल ज़ीरो मतलब कि जो लास्ट में आ रहा है इन द डेसिमल पोर्शन ओनली। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पोर्शन में। यानी कि अगर वो ज़ीरो डेसिमल के बाद आ रहा है, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। सही है, ट्रेलिंग ज़ीरो होना चाहिए यानी कि एंड में होना चाहिए और डेसिमल पोर्शन के बाद होना चाहिए, तभी वो ज़रूरी होगा। सही है। सपोज अगर मैंने लिखा होता 0.05, ठीक है, तो बच्चे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि 0.0, अब ये ज़ीरो डेसिमल के बाद तो आ रहा है लेकिन ये ट्रेलिंग ज़ीरो नहीं है, वो ज़ीरो एंड में नहीं आ रहा। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। सिर्फ 5 यहाँ पे है जो कि सिग्निफिकेंट है। अगर मैं इसी को लिख दूँ 0.50, तो अब देखो जो ये वाला ज़ीरो है अब वो डेसिमल के बाद भी आ रहा है और वो ट्रेलिंग ज़ीरो यानी कि वो ज़ीरो लास्ट में भी आ रहा है। तो अब इसमें बेटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ये 5 और 0 दोनों हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 2। क्लियर है। दीज आर जस्ट द सिंपल बेसिक रूल्स जिसमें आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आराम से बता सकते हो। सही है। इफ एनी ज़ीरो precedes द नॉन ज़ीरो डिजिट देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें बस यही कह रहा है कि जैसे यहाँ पे 0.0 था तो ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं था। दैट्स व्हाट दिस पॉइंट इज इंडिकेटिंग। तो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। बस इतने ही रूल्स थे। कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और चीज़ें देखते हैं जिनसे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो पहला 0.008, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चे कितने होंगे? तो देखो जो ये ज़ीरो है ये डेसिमल के बाद आ रहा है लेकिन ट्रेलिंग ज़ीरो नहीं है, तो यानी कि ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन है सिग्निफिकेंट? ये 8 सिग्निफिकेंट है। तो कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, 8 ओनली। नेक्स्ट है 0.00783। फिर से वही सीन है कि यार जो ये वाले ज़ीरोज़ हैं जो 0.00 के बाद आ रहे हैं, पहली बार डेसिमल से पहले वाला ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट हो सकता है अगर वो ट्रेलिंग ज़ीरो हो। तो क्या ये ट्रेलिंग ज़ीरो है? नहीं है। तो यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 फिगर्स काउंट करना है और कुछ नहीं करना। अभी देखो चलो 2.5006। अब आप बोलोगे मैम ये ट्रेलिंग ज़ीरो तो नहीं है, 0 के बाद 6 आ रहा है। तो आप याद करो ना, ये वाले जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में बैठे हैं, रूल नंबर 2। तो इसमें सभी नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। आगे देखते हैं 0.900। डेसिमल से पहले वाला ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है, डेसिमल के बाद वाला होता है अगर ट्रेलिंग ज़ीरो हो। तो क्या ये दोनों ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं? 9 तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही।
तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चे लोग कितने हो गए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मज़ा आ रहा है? मुझे लगता है तुम्हें समझ में आने लगा होगा, है ना? 0.543 क्लियरली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5543 वेरी इजी, सारे ही सिग्निफिकेंट हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4.00 अब देखो इसमें कितने होंगे भाई? 4 तो हो गए। अब तुम बोलोगे क्या मैम 0 ये सिग्निफिकेंट है? ऑफ कोर्स है बेटा, डेसिमल के बाद आ रहा है और ट्रेलिंग 0 है, एंड में आ रहा है, तो यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.00700 अब देखो डेसिमल के पहले वाला तो इम्पॉर्टेंट होता ही नहीं है। ज़ीरोज़ कब इम्पॉर्टेंट होते हैं? जब डेसिमल के बाद आते हैं और ट्रेलिंग ज़ीरोज़, एंडिंग ज़ीरोज़ होते हैं। तो क्या ये दोनों ज़ीरो एंडिंग ज़ीरोज़ हैं? नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। कौन कौन होगा? ये 7 क्योंकि नॉन ज़ीरो है, और ये दोनों ज़ीरो क्यों? क्योंकि ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, तो यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? आई बिलीव यस। इसमें आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आप इसको देख लीजिए। चलिए और आगे चलते हैं। सम मोर क्वेश्चंस। चलिए जी, सम मोर क्वेश्चंस। 34.6209 इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? लेट मी चेंज द कलर। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये 2 और 9 के बीच में आ रहा है, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। 0.003048 ये वाले ज़ीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, है ना? क्योंकि एक डेसिमल से पहले आ रहा है और जो डेसिमल से बाद में आ रहे हैं वो ट्रेलिंग ज़ीरोस है ही नहीं। तो कौन कौन बचा? 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि फिर से ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। 5010.0। अच्छा चलो, इसको अगर देखा जाए बच्चे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हो गए बेटा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सही है। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। 1 2 3 4 है ना? ये वाला सेकंड वाला 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। देन वी हैव 9 एंड 0। सही है। 5 6 इट हैज़ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चे इसमें? 6। आई बिलीव कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? क्योंकि सारे ही ज़ीरोस कितने? एक तो देखो है ट्रेलिंग ज़ीरो जो एंड वाला है यानी कि सिग्निफिकेंट है, और जो बाकी के 2 ज़ीरोज़ हैं वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में हैं, इसीलिए सिग्निफिकेंट है, यानी कि सभी डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। सो यू कैन सी हियर वी हैव गेस्ड ऑल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। क्लियर है? चलिए और आगे देखें। वी हैव साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, साइंटिफिक नोटेशन। ऑल्दो यू ऑलरेडी नो दिस, आप 6th 7th में जो चैप्टर किया करते थे ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, वही है ये। ठीक है। चलिए, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ आपको इस नंबर को लिखना है कुछ ऐसे कि आप इसको लिख पाओ लाइक दिस। ए
let me change the color. You have to write it like a point b c d जो भी है, ठीक है, into 10 raised to power something n. This is the scientific notation, ठीक है, this is the scientific notation. So basically ये जो आपका नंबर है ये 1 point something, 2 point something, 1 से 9 के बीच में रहेगा and rest of the thing will be 10 raised to power something, ठीक है. अब देखो यार, ये बिल्कुल NCERT वाले एग्जाम्पल हैं, ये आपको NCERT में ही गिवन है, सही है. सपोज मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सही है, तो मैं कैसे करूँगी? आई हैव टू डू, मेरे को जो ये डेसिमल है, दिस डेसिमल, आई नीड टू शिफ्ट इट टू द लेफ्ट, है ना, मुझे इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, सही है. सो आई हैव टू राइट इट लाइक 2.32508 into 10 raised to power something. अब वो समथिंग कितना होगा? देखो आपने डेसिमल को कितना पीछे किया, 1 2 पीछे किया, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10 raised to power 2. देखो वैसे तो यार आपको समझ में आ ही रहा है कि अगर आप 2.32 लिख रहे हो, है ना, 2.32508 तो पहले था ही, तो ऑफ कोर्स आपको इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको वापस से ये नंबर मिल जाए. बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इतना तो पढ़ चुके हो ना कि आपको 2.32508 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको 232.508 जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो मिल जाए, है ना. 10 raised to power 2 itself is 100, राइट. तो ये आपको पता है, मैं बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट करके समझाने की कोशिश नहीं कर रही, बट आप देख सकते हो कि वैल्यू पॉजिटिव में कब रहेगी, जब आप डेसिमल को लेफ़्ट में लेके जाते हो, ठीक है, सही है. नेक्स्ट देखो 0.00016. अब मुझे अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सो हाउ विल आई राइट इट? आई हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल, जो ये डेसिमल दिख रहा है, मुझे इसको कितना शिफ्ट करना है? देखो 1 2 3 4 शिफ्ट करना है. तो हाउ कैन आई राइट इट? आई कैन राइट इट एज 1.6 इंटू 10 raised to power what? 4 की -4, बड़ी ऑब्वियस ही बात है यार, 0.00 समथिंग है. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 raised to power -4, है ना. अगर +4 करोगे, अगर बाय एनी चांस कंफ्यूजन भी है, अगर +4 करोगे तो वो 16 आगे 0 लगेगा ना. सॉरी, क्लियर है? आई बिलीव यस. बहुत सिंपल है, मैं इससे ज़्यादा और डेप्थ में इस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी डन, ठीक है. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू, दैट्स इट. चलो और आगे चलते हैं. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच टर्म? अब देखो मैंने इसको लिखा है 1.40 इंटू 10 raised to power 3. तो बच्चे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ये वाली जो टर्म होती है वो सिग्निफिकेंट होती है. सो यू कैन से हियर वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. 6.01. अब बेटा जो ये 0 है वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, तो यानी कि सभी सिग्निफिकेंट, 1 2 3, हाउ मेनी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. आगे देखते हैं. डेसिमल से पहले वाला 0 इम्पॉर्टेंट नहीं होता, तो यानी कि दिस 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब देखिए 1 2 3 4 5, ये वाला 0 क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 3 और 2 के बीच में है, सही है. सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी होनी चाहिए. क्लियर है? सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमारा हो गया है. आगे चलते हैं. नाउ दिस इज अ नीट PYQ, ठीक है. लेट मी शो यू
कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहिए। गिवन द नंबर्स 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर, the number of significant figures for the three numbers are। ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको 10 सेकेंड से ऊपर तो लगना ही नहीं चाहिए। देखो 161 में बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मैम? तीनों ही सिग्निफिकेंट है। 0.161 इसमें भी तीनों ही सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि डेसिमल से पहले वाला 0 है। 0.06161 इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद है पर वो ट्रेलिंग 0 नहीं है। तो देखो सब कुछ उन्होंने पूछ लिया, 3, 3 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर बी हियर इज द राइट आंसर। यू कैन सी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही है। और आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00051। बताओ जी, क्या ये तीनों जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे? नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद तो है लेकिन ट्रेलिंग जीरोज नहीं है। मैं ये बात बार बार क्यों बोल रही हूँ? ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए। और अगर हमारे पास कोई इतना इजी क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर्स से क्वेश्चन आए तो उसके गलत होने के चांसेस ही ना हो, ठीक है। तो कितने बचे? 1, 2। कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? एंड हियर वी आर डन विद द लेक्चर नंबर 1। आज हमने बच्चे क्या किया है? वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर नंबर 1। सही है। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे अगले सेशन में, वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उससे पहले, ये लेक्चर ख़त्म होने से पहले चलते हैं हमारी एनसीईआरटी की तरफ टू सी कि हमने आज एनसीईआरटी के हिसाब से कितना कर लिया है। और आपका होमवर्क रहने वाला है कि आप एनसीईआरटी जितना भी हमने जहाँ से जहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, आपको अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है। व्हाट इज़ योर होमवर्क? You have to read NCERT. All right. So let's go. तो यहाँ पे है हमारी NCERT। जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। So we started with some basic concepts of chemistry. ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ बच्चे यहाँ पे given है। All right. Then when you jump on to, let's see quickly. दिस इज़ जस्ट सिंपली कि इंडिया में केमिस्ट्री कैसे आया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से डिस्कवर हुए। तो आप ये थोड़ा सा अपने जानकारी के लिए पढ़ सकते हो। देन वी मेजरली स्टार्टेड विद इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये सारी चीज़ें हमने देखी, फर्टिलाइजर्स, एल्कली, एसिड, सॉल्ट। लेट मी शो यू, है ना। फर्टिलाइजर्स, एल्कलीज, एसिड, ये सब कुछ अभी हमने देखा। सही है। चलिए और आगे चलते हैं। नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यू कैन सी राइट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हमारे सेशन में। ऑल राइट। देन दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमने इससे भी ज़्यादा और अच्छे से किया है ना। मल्टीपल क्लासिफिकेशंस हमने किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एवरीथिंग। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हम लोगों ने डिस्कस किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट, कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने किया। देन मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हमने अनसर्टेनिटी, जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा, इम्पॉर्टेंट हमारे, ये देखो यार, ये वाला टेबल भी आप ज़रूर रीड कर लेना, डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। दिस इज़ योर होमवर्क। आपको ऑल्दो समझा दिया है, बता दिया है, बट इट्स बेटर इफ़ यू रीड इट। फिर हमने कुछ प्रीफिक्सेस, जो इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वाला टेबल हमने एग्जैक्टली हमारे क्लास में पढ़ा। मास एंड वेट आप ये देख सकते हो। सारे यूनिट्स, कन्वर्जन वाले जो यूनिट्स हैं वो हमने देखे।
वॉल्यूम, डेंसिटी के बारे में हमने देखा, पढ़ा। सही है बच्चे लोग। डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये हमने कन्वर्जन्स देखे। इसके अलावा मैं आपको जल्दी से बता रही हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है। सो सेक्शन 1.4 अनसर्टेनिटी, जिसमें कि हमने डिस्कस किया बच्चे क्या चीज़, इसमें हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट डिड वी डिस्कस? सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसके अलावा हमने साइंटिफिक नोटेशन भी देखा। सो बेसिकली 1.4 सेक्शन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेक श्योर दैट यू रीड योर NCERT, ऑल राइट, या मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर NCERT। और हमारे अगले सेशन से हम लोग शुरू करेंगे, ये देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोगों ने कर लिया है, सारे रूल्स हम लोगों ने देख लिए हैं। क्लियर है एवरीबडी? या आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द नेक्स्ट सेशन जहाँ से हम लोग शुरू कर पाएँ। या सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 1.5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस in the next chapter, all right, in the next session, my bad bache, in the next session. And I believe yes, that is it for today. I'll see you in the next lesson, in the next chapter, in the next lecture, all right. Till then, bye bye and take care. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm